हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, जेनकॉम, डिस्कॉम, ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 80 ओम रजिस्टर इन द फिगर। देखिए दो यहाँ पर रजिस्टर्स दिए गए हैं, एक 80 ओम का, एक 20 ओम का, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है 25 वोल्ट के अक्रॉस। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 80 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालेंगे। मान लीजिए कि जो वोल्टेज जो है 80 ओम के अक्रॉस V80 है, तो वो क्या हो जाएगा 80 ओम वोल्टेज डिवीजर रूल के हिसाब से डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20, ठीक है, इंटू 25, ठीक। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और आएगा ऊपर में 20, यानी कि इसका 20 वोल्ट आएगा। यानी 80 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज का वैल्यू आएगा कितना आएगा 20 वोल्ट। सिमिलरली 20 ओम के अक्रॉस में हम निकाल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20 इंटू 25। तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट आई थ्रू द वोल्टेज सोर्स व्हेन V इक्वल टू 4 वोल्ट। देखिए जो करंट आई का जो वैल्यू है, ये वैल्यू को निकालना है जब इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 4 वोल्ट होगा। तो देखिए अगर ये 4 वोल्ट इसके अक्रॉस है प्लस माइनस, तो इसका मतलब इन दोनों नोड्स के बीच में भी वोल्टेज 4 वोल्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग ए नोड मानते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी नोड मानते हैं। तो हमारा VAB जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा, ये 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस है, तो इसका मतलब अगर हम लोग आई जो करंट हम लोग AB के थ्रू निकालें तो वो क्या आएगा हमारा 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम, यानी कि ये आएगा हमारा 2 एम्पियर, ठीक। अभी देखिए इसके अक्रॉस यहाँ पर 2 एम्पियर है, ये करंट आई करंट है। अभी किरचॉफ्स लॉ लगाते ए के अक्रॉस, तो ए के अक्रॉस किरचॉफ्स लॉ लगाने से ये जो 2 एम्पियर करंट है वो क्या होगा आई करंट प्लस IAB। तो इसका मतलब है क्या कि 2 एम्पियर इज इक्वल टू IAB के करंट कितना है 2 एम्पियर अभी हमने निकाला, प्लस ये करंट है I। अभी 2 और 2 कैंसिल होता तो I का वैल्यू क्या आएगा 0। इसका मतलब है क्या कि इसमें इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब 0 एम्पियर सही है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ़ एंड ओनली इफ़। रेसिप्रोकल किस केस में होता है तो दोस्तों देखिए, तो रेसिप्रोकल टू नेटवर्क पोर्ट नेटवर्क के केस में होता है अगर AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 है, यानी ABCD पैरामीटर जो है उसमें AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 है, तो वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें B ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल विथ GS इज इक्वल टू 9 इंटू S प्लस 9 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 3 द डैम्पिंग रेशियो। तो उसके केस में डैम्पिंग रेशियो क्या होगा दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें TS ट्रांसफ़र फंक्शन, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस HS इंटू GS, ठीक है। जहाँ पर HS क्या है फीडबैक सिस्टम है, तो यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है, इसका मतलब सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस G, ठीक है। इसमें हम लोग उसको पुट करते हैं, G का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन TS निकालें तो वो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय S टाइम्स S प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 टाइम्स S इंटू S प्लस 3। अभी S इंटू S प्लस 3 इधर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में 9 रहेगा, तो ये फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा TS जो है हमारा वो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 9। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसे दोस्तों, अगर डैम्पिंग सिस्टम है हमारे पास जहाँ पर जीटा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो हमारा जो ओमेगा n स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 9, यानी कि ओमेगा n आएगा 3, और 2 जीटा जो ओमेगा n है उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा 3। अभी ओमेगा n को 3 पुट करने से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जीटा क्या आएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो इसका मतलब है क्या कि ये का अंडर डैम्प सिस्टम है। देखिए क्या होता है अगर 0 से लेकर ईटा जो है 1 के बीच में है तो ये हो गया अंडर डैम्प्ड, ठीक है। अगर ईटा इक्वल टू 1 है तो ये हो गया हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। और ईटा इज ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा हो गया ओवर डैम्प सिस्टम। तो ये हमारा आ गया 0.5, डैम्पिंग रेशियो क्या है 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू एड्रेस 4K मेमोरी। तो देखिए 4K मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, मेमोरी टर्मिनोलॉजी में जो K का मतलब होता है वो होता है 1024। क्या होता है 1024। तो 4K हमारा क्या हो गया, 4K हो गया हमारा 4 इंटू 1024 यानी कि 4096। ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक, अभी देखिए अभी क्या बिट्स के टर्म में क्या होता है 2 टू द पावर, अगर नंबर ऑफ बिट्स भी माने इज इक्वल टू 4096, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 12। अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो b का वैल्यू क्या आएगा हमारा 12, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो स्टैटिक रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, डायनेमिक रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा रोम। ठीक है, कैशे मेमोरी भी वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी इसमें परमानेंट स्टोरेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The reverse recovery time of a diode is 3 microseconds and the rate of fall di/dt is 30 ampere per microsecond. The stored charge of the diode को stored charge होगा तो देखिए तो इसमें पावर डायोड का बात बोला गया है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब फॉरवर्ड मोड से जब रिवर्स मोड में आता है, यानी कि फॉरवर्ड करंट से जब वो रिवर्स करंट में चेंज होता है, तो क्या होता है कि इसमें जो चार्ज होता है ना, चार्ज डिस्प्लेस होता है। तो कितना क्विकली एक डायोड अपना चार्ज डिस्प्लेस कर पाता है, और जो करंट का वैल्यू है उस वैल्यू को बहुत कम लेके आता है, यानी कि 0.25 यानी 25% ऑफ द पीक रिवर्स करंट के रेशियो में जब वो आ जाता है, उतने जो टाइम है उसको हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम से इस पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रिकवरी टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिसमें स्टोर चार्ज हम लोग क्यों निकालते हैं कि देखिए जब भी हम लोग आई और टी का जो ग्राफ देखें तो उसमें जो भी प्लॉटिंग एरिया होगा वो हमारा चार्ज डिनोट करेगा आई इंटू टी। ठीक है, उसी फंडा से हमारा जो स्टोर्ड चार्ज है वो हो जाएगा 1/2 इंटू di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंटू रिवर्स रिकवरी टाइम का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है 30 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, तो हम लोग इसमें रखेंगे 30 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, यानी कि 30 इंटू TRR का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा जो सेकेंड दिया हुआ है 3 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो माइक्रोन में ही है तो हम लोग माइक्रो कूलम में चार्ज निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या है 3 इंटू 3 हो गया ये। ठीक है, तो 270 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आएगा हमारा 135 माइक्रो कूलम। तो 135 माइक्रो कूलम आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन SCR रिमेन्स टर्न्ड ऑफ इफ द एनोड करंट इज मोर देन रिमेन्स टर्न ऑन बोल रहा है, यानी कि मिनिमम करंट बोला है। देखिए होल्डिंग करंट का होता है मिनिमम करंट होता है एनोड करंट का, जिसके बिलो में अगर करंट आता है तो SCR टर्न ऑफ हो जाता है, तो उसको हम लोग होल्डिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो टर्न ऑन रहे यानी ऑन ही रहे तब एनोड करंट किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो होल्डिंग करंट ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफिक वाइज से देखते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो हमारा आप डायोड देखिएगा तो उसमें इस तरह का जंक्शन होता है। ठीक है, ठीक, तो ये जंक्शन J2 होता है, J1 होता है, J3 होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो जंक्शन होता है उस जंक्शन में क्या होता है हम लोग आगे चल के देखेंगे इसके बारे में। तो जंक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है जब थारिस्टर को हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। ठीक है, वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, वो उसको वोल्टेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, हम लोग एनोड और कैथोड वोल्टेज को पॉजिटिव रखने से वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर थारिस्टर कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके वोल्टेज को हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा डालते हैं, हमारा यहाँ पर VBO है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा डालते हैं, तो थारिस्टर कंडक्ट करना शुरू करता है। ठीक, कंडक्ट करता है, उसके बाद थारिस्टर डायरेक्ट कंडक्टिंग मोड में चला जाता है। यहाँ पर एक करंट होता है, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। ठीक है, ये होता है IH, यानी कि होल्डिंग करंट मिनिमम करंट होता है। फिर यहाँ होता है लैचिंग करंट IL, और फिर यहाँ से कंडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि होल्डिंग करंट मिनिमम करंट है, जिसके बिलो करंट आने से थारिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग गेट क्यों अप्लाई करते हैं, गेट इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग गेट करंट अप्लाई करने से जो दो तरीके होते हैं, या तो गेट करंट से ट्रिगर करते हैं या तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा करते हैं। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा ले जाने पे वोल्टेज थर्मल इशू आता है, इसी के लिए हम लोग गेट करंट देते हैं। गेट करंट देने से क्या होता है, जो हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो कम हो जाता है, यानी कि कम ही वोल्टेज पे थारिस्टर ट्रिगर हो जाता है। तो अगर हम लोग गेट करंट को बढ़ाएं IG1 से IG2 करके IG3 करके, तो जो हमारा वोल्टेज का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है ना गेट का रोल। और एक बार थारिस्टर कंडक्शन मोड में चला जाता है तो गेट को करंट को हम लोग हटा भी देते हैं, तब भी क्या होता है थारिस्टर टर्न ऑफ नहीं होता। टर्न ऑफ कब होगा, जो होल्डिंग करंट से करंट को कम लेके आते हैं। ठीक है,
एनोड करंट को हम लोग होल्डिंग करंट से कम लेके आते हैं, ठीक है। तो रिमेन्स टर्न ऑन इफ एनोड करंट इज मोर देन होल्डिंग करंट, ठीक है। अच्छा, रिवर्स के केस में क्या होता है कि हम लोग अगर रिवर्स में अप्लाई करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें जो स्टेट होता है, जो 3 जंक्शन होते हैं J1 J2 J3, अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो तो अभी आगे चल कर हम लोग डायग्राम से देखेंगे, तो J1 और J3 होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, और J2 जो बीच का जंक्शन होता है वो होता है रिवर्स बाइस। अगर फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसमें कंडक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्लॉक कर रहा है, कंडक्टिंग मोड में J1 J2 J3 तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी केस में क्या हो जाएगा, होल्डिंग करंट से कम नहीं होना चाहिए एनोड करंट को, नहीं वो SCR टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनोड करंट थ्रू ए कंडक्टिंग SCR इज 10 एम्पियर इफ द गेट करंट इज मेड 1/4 देन व्हाट विल बी द एनोड करंट। देखिए, अगर कंडक्टिंग मोड में है, सबसे पहले आपको मोड कौन सा ये देखना है, कंडक्टिंग मोड में है, ठीक है। ऐसे इफ तो SCR कंडक्टिंग मोड में तो करंट ले रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि आप गेट करंट को हम लोग 1/4 भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग मोड में गेट करंट का रूल चला जाता है। तो इसका मतलब है कि एनोड करंट कितना हो जाएगा, 10 ही एम्पियर होगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस। फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस कौन सा है, तो इसमें मॉसफेट फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जंक्शन कैसे होता है और उसका कंडक्शन कैसे होता है। देखिए, फिगर शोज द थायरिस्टर विथ ए स्टैंडर्ड टर्मिनल्स ऑफ एनोड ए कैथोड के। देखिए, एनोड यहाँ पर है, कैथोड के यहाँ पर है, नीचे देख सकते हैं आप गेट G, यहाँ पर ये गेट का सर्किट है, ड्राइवर है, एंड डिफरेंट जंक्शन J1 J2 J3, यानी J1 J2 J3 तीनों जंक्शन है। व्हेन द थायरिस्टर इज टर्न ऑन एंड कंडक्टिंग, देखिए टर्न ऑन हो गया और कंडक्टिंग हो गया, तीनों मोड में आपको डिस्कस करूंगा। पहला है कि अगर ब्लॉकिंग मोड में है, तो ब्लॉकिंग मोड में रहे तो क्या होगा, J1 और J3 ये दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और J2 ये जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड होगा। अगर कंडक्टिंग मोड में है तो ये तीनों के तीनों फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा J1 J2 J3 आर फॉरवर्ड बाइस्ड। अच्छा, अगर रिवर्स इसको कर दिया जाए तो क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 ये तो रिवर्स बाइस्ड में होंगे, लेकिन J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड में होगा, ठीक है। तो ये इसका फिनोमेना होता है। तो अगर कंडक्टिंग मोड में है, ऑन है, कंडक्टिंग मोड में है, तो तीनों के तीनों फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लॉजिक सर्किट शो इन द फिगर y इज गिवन बाय, y किसके द्वारा दिया गया, तो देखिए ये हमारा बुलियन में नैंड गेट है। देखिए नैंड गेट क्या होता है, जो हमारा एंड गेट होता है, ये है एंड गेट, उस पर एक नॉट लगाने से ये नैंड गेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें y को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए A और B नैंड गेट में, इसका मतलब है क्या कि A.B, जो हमारा A.B है वो नैंड में है, यानी A.B का रिजल्टेंट आया उसका इन्वर्स नैंड में है, ठीक है। ये हुआ डॉट, पहले तो ये पॉइंट यहाँ पर आउटपुट ये आया, उसका डॉट, फिर ये इसका आउटपुट, यानी कि C.D के नैंड का आउटपुट, और इन दोनों का आउटपुट में फिर से एक नैंड आया, यानी कि एक और नैंड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक रूल फॉर्मूला होता है जिसमें कि A और B अगर डॉट में हो तो उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, A प्लस B, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स, ठीक है, डॉट C इन्वर्स प्लस D इन्वर्स, ठीक है, उसका होल इन्वर्स हुआ है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या है, अभी सिमिलरली इसी तरह का फॉर्मूला में अगर डॉट हो तो उसको प्लस में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये डॉट है यहाँ पर, तो इसको हम लोग प्लस में निकालेंगे। प्लस में कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स का होल इन्वर्स प्लस C इन्वर्स प्लस D इन्वर्स का होल इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप आपने याद रखा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स ये हमारा था, ठीक है, का इन्वर्स प्लस C इन्वर्स प्लस D इन्वर्स का इन्वर्स था। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वापस से हम लोग डॉट में ले आते हैं। डॉट कन्वेंशन में अगर हम लोग इसको वापस से ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A.B पे डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक, एक पे आया। अगर इसको फिर से वापस हम लोग इसको तोड़ दें तो वापस ये इस तरह से डॉट में आ जाएगा, ठीक है, प्लस C इन्वर्स इन्वर्स डॉट D इन्वर्स इन्वर्स। अगर इसको हम लोग डॉट में ले आए तो अच्छा, इन्वर्स का इन्वर्स उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब AB हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा CD, यानी कि D ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ ए PN जंक्शन ऑकर्स इफ, तो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज बियॉन्ड द रेटिंग। होता है क्या है कि देखिए, रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में ये इसका कट ऑफ वोल्टेज होता है,
ठीक है। उसके बाद ये कंडक्ट करता है डायोड में। रिवर्स में क्या होता है कि ये रिवर्स लीकेज करंट होता है, ठीक है। अगर रिवर्स वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो लीकेज करंट तो नॉर्मली कांस्टेंट होता है, लेकिन एक पॉइंट जिसमें कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, उसके बाद करंट सडनली राइज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, यानी कि थर्मल इफेक्ट के चलते उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज बियॉन्ड द रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An infinite bus of 1 per unit is fed from a synchronous machine having E is equal to 1.1 per unit. If the transfer reactance between them is 5 per unit, the steady state power limit will be. तो देखिए क्या होगा, देखिए ये जो हमारा एक जनरेटर है वो एक इन्फाइनाइट बस बार को फीड कर रहा है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज V है, ये जनरेटर वोल्टेज E है। तो इसका मतलब पावर लिमिट जो होता है हमारा वो होता है E इंटू वी डिवाइडेड बाय हमारा ट्रांसफ़र रिएक्टेंस, ठीक है। क्या होता है हमारा ट्रांसफ़र रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर E का वैल्यू क्या दिया है हमारा, E का वैल्यू दिया 1.1 इंटू ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये 5 पर यूनिट नहीं होगा, या मैंने मिस्टेक होगा यहाँ पर ये 0.5 पर यूनिट होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 0.5। तो इसका मतलब है क्या, ये आएगा हमारा 2.2, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा 2.2, ठीक है। ये आप मिस्टेक को सुधार लीजिएगा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, 0.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The impedance per phase of a 3-phase transmission line on a base of 100 MVA and 100 kV is 2 per unit. The value of this impedance on a base of 100 MVA and 400 kV would be. तो देखिए अगर पुराने बेस को नए बेस में चेंज करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Z न्यू इज इक्वल टू, देखिए अगर Z को ओल्ड लिखा जाए तो ओल्ड हो गया इनटू हमारा जो पावर है न्यू होता है डिवाइडेड बाय पावर ऑफ ओल्ड इनटू V ऑफ ओल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय V ऑफ न्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला हम लोग रखेंगे तो Z ओल्ड जो है हमारा वो कितना है 2 पर यूनिट, ठीक है। 2 पर यूनिट P न्यू, यानी न्यू बेस कितना है हमारा 100 MVA, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक और मिस्टेक है, ये जो है हमारा 400 MVA, ठीक है। तो ये हमारा 400 MVA डिवाइडेड बाय जो हमारा पावर ओल्ड है वो कितना है हमारा 100 MVA इंटू वी ओल्ड है हमारा कितना 100 kV डिवाइडेड बाय ये 400 का होल स्क्वायर। एक और मिस्टेक है 400 MVA, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है क्या, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 0.5 पर यूनिट, ठीक है। जिसका मतलब है इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10 kVA 400 by 200 volt सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 10% इम्पीडेंस ड्रॉ स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ। तो ड्रॉ कर रहा है यानी मेन से ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी करंट की बात कर रही है किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आई जो प्राइमरी करंट है रेटेड करंट, प्राइमरी रेटेड करंट है उसको कैसे निकालेंगे, रेटेड केवी यानी कि 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज यानी 400, तो ये आएगा 25 एम्पियर। अभी देखिए जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है रेटेड के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आई जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो होगा आई रेटेड करंट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ जेड इम्पीडेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा इट्स शॉर्ट सर्किट करंट से। तो आई रेटेड करंट हमारा कितना निकलता है 25 × 100 डिवाइडेड बाई ये परसेंटेज इम्पीडेंस कितना है 10, तो ये कैंसिल हो गया 10, तो इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 250 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन HVDC सिस्टम बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर DC, जनरेशन इज AC एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज DC, जनरेशन इज DC एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज AC, बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर AC। बिल्कुल सही, देखिए डी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, देखिए जो HVDC सिस्टम में होता है जो DC वोल्टेज होता है उससे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। तो होता क्या है, हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, उसके बाद ये जो हमें AC प्रोड्यूस करता है वो स्टेप अप करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू। स्टेप अप करने के बाद हायर वोल्टेज में जनरेट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रेक्टिफायर्स के थ्रू इसको DC में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर के थ्रू हम लोग इसको DC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है ये रेक्टिफायर लगे रहता है इसमें, वो DC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इन्वर्टर्स के थ्रू जब वो ट्रांसमिशन कंप्लीट होकर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो इन्वर्टर के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं DC टू AC में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों AC में होता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है DC में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबल हैज़ इंडक्टेंस ऑफ 0.22 मिली हेनरी पर किलोमीटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ 0.2022 माइक्रोफेराड पर किलोमीटर।
ठीक है। द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ द केबल, केबल का सर्ज इम्पिडेंस क्या होगा? देखिए जो सर्ज इम्पिडेंस होता है केबल का, सर्ज इम्पिडेंस वो होता है √L/C, ठीक है। इसमें हम लोग L को रखेंगे 0.22 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय नीचे रखेंगे 0.202 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आएगा 33 ओम, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन shows an input impedance of 36 ohm and 64 ohm respectively and short circuit and open circuit at short circuit and open circuit, यानी कि शॉर्ट सर्किट में 36 ओम और ओपन सर्किट में 64 ओम। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस क्या होगा दोस्तों? तो देखिए हुआ क्या, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ZC इक्वल टू होता है √ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इंटू ओपन सर्किट इम्पिडेंस। इसका मतलब है क्या कि ये आएगा हमारा 36 इंटू 64। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 6 इंटू 8 यानी कि आएगा 48। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 पर यूनिट रिएक्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस है 2 पर यूनिट और रिएक्टेंस है 3 पर यूनिट। द करंट ऑफ 125 एम्पियर एंड पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। क्या है? 0.8 लैगिंग हमारा पावर फैक्टर है। रेगुलेशन इन द परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ सबसे पहले, जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट है वो है 2, रिएक्टेंस ऑफ पर यूनिट है वो है हमारा 3, ठीक है। हमारा जो पावर फैक्टर है cos phi वो लैगिंग है और 0.8 है, बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है ये लैगिंग टर्म। तो अगर हम इसमें sin phi को कैलकुलेट करें तो वो आएगा लगभग 0.6, ठीक है। तो अगर हम लोग पर यूनिट रेगुलेशन को देखें, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन को देखें तो वो क्या होता है, वो होता है R पर यूनिट इंटू cos phi प्लस माइनस x पर यूनिट इंटू साइन phi, ठीक है। ये पर यूनिट में है, प्लस माइनस का डिनोट करता है। अगर लीडिंग हो तो माइनस होगा, लैगिंग हो तो प्लस होगा। तो हमारे केस में लैगिंग है तो सिर्फ प्लस होगा। R पर यूनिट कितना हमारा 2 इंटू cos phi यानी कि ये यहाँ पर 0.8 है। cos phi यानी कि हमारा 0.8 प्लस XM कितना है 3 इंटू साइन phi यानी कि हमारा 0.6। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.6 प्लस 1.8 यानी कि आएगा 3.4। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में HVDC सिस्टम के बारे में बताया था। HVDC सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले स्किन इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट होता है क्या है कि देखिए AC करंट अगर फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो हर एक यूनिट पे जो चार्ज होता है उसको अलग अलग रिएक्टेंस फेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सेंटर में है उसको ज़्यादा रिएक्टेंस फेस करना पड़ता है, इस पे कम रिएक्टेंस पे। तो उसके चलते क्या होता है, ओवरऑल जो चार्ज डेंसिटी होता है उसके स्किन पे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लो रिएक्टेंस का पाथ होता है। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसमें हीटिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो HVDC के टर्म में नहीं होता है इसकी स्किन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस, अगर आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पढ़िएगा तो कैपेसिटेंस ग्राउंड कैपेसिटेंस होता है, तो लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस भी होता है। तो इन सभी का जो फंडा है वो HVDC में नहीं होता। तो बहुत सारे बेनिफिट है HVDC के। एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग कन्वर्टर को यूज करते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो HVDC का ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज से फार मोर ग्रेटर है। इसलिए हम लोग मॉडर्न डे में हम लोग HVDC सिस्टम 765 kV के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।